हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो आइए देखते हैं कि अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है। तो क्या है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो आइए देखते हैं जिसमें भूमिका, तो आइए क्या भूमिका है देख लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा ऐसी चर्चाएं सुनने में आती है कि जिस वर्ष अधिक पानी गिरता है उस वर्ष तालाब तालाब और कुओं में जल स्तर अधिक बढ़ जाता है। तो आप लोग देखे भी होंगे, कभी कभी क्या होता है, जब सुने होंगे लोगों से कि जिस वर्ष अधिक वर्षा होती है, अधिक बरसात होता है, तो उस समय देखते होंगे आप लोग भी कि तालाब और कुआं का जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि भर जाता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो आगे है जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की खपत भी बढ़ जाती है। तो जनसंख्या जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का खपत बढ़ता है, जैसे पानी का ही बढ़ जाता है, यानी कि अधिक पानी की आवश्यकता होता है। जैसे जैसे तालाबों की संख्या कम हो रही है, इससे जल इकट्ठा करने की क्षमता भी कम हो रही है। तालाब कम हो रहे हैं तो क्या होगा, जल इकट्ठा करने की क्षमता भी कम होगा। तो बिजली उत्पादन कम होने से उद्योगों में वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है। तो बिजली से चलने वाले उद्योग क्या होंगे, बिजली नहीं रहेगा तो उत्पादन कहाँ से होगा, तो क्या होगा, उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो उपरोक्त कथनों पर विचार करें तो हम देखते हैं कि दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा किसी एक का मान बदलने से दूसरे का मान भी बदल जाता है। तो अभी यहाँ देख रहे होंगे कि एक का मान बदल रहा था तो दूसरा भी बदल रहा था। जैसे तालाब कम हो रहा था तो क्या हो रहा था, पानी की संख्या भी कम हो रहा था। और बिजली कम हो रहा था उत्पादन, तो क्या हो रहा था, उद्योगों से वस्तु का उत्पादन भी कम हो रहा है, कम होता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो इस प्रकार दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में विचरण कहते हैं। तो विचरण क्या है गणित में, दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में विचरण कहते हैं। तो ये याद रखना है कि विचरण क्या होता है। तो विचरण क्या होता है, दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में विचरण कहते हैं। तथा जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, यानी कि जब दो राशियों में एक राशि के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक घटने से दूसरा घटे, तो इस प्रकार के विचरण को अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, जब एक राशि का मान बढ़ता है या घटता है तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरीके से विचरण को क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती विचरण। तो अनुक्रमानुपाती विचरण समझ गए होंगे। तो आइए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आप भी अपने आसपास इस तरह के परिवर्तनों से संबंधित उदाहरण सोचिए और लिखिए। तो आगे है, जैसे राजू ने लिखा कि यदि खेती की जमीन अधिक रहेगी तो फसल भी ज़्यादा पैदा होगी। अर्थात यदि 1 एकड़ में 24 बोरा धान उत्पादन होता है तो 3 एकड़ में 72 बोरा धान उत्पादन होगा। जैसे यहाँ पर जमीन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होगा। जैसे 1 एकड़ में क्या 24 बोरा हो रहा था, तो उसी तरीके से 3 एकड़ में कितना हो जाएगा 72। 24 का कितना 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 72।
उत्पादन होगा। शुद्ध अनाज की मात्रा और उसके मूल्य के बीच में संबंध लिखा। उसने लिखा कि यदि 1 किलो चावल का मूल्य 9 रुपये है, तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 9 रुपये। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 18 रुपये हो जाएगा। तो उसी तरीके से 5 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 45 रुपये होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये है अनुक्रमानुपाती विचरण। तो इन उदाहरणों को पढ़कर मैरी ने कहा कि परंतु हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि दो राशियों में एक का मान बढ़ने से दूसरा भी एक निश्चित अनुपात में बढ़े, अथवा एक का कम होने से दूसरा भी किसी अनुपात में कम हो। कभी कभी एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, या एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे उद्योगों के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है। तो उद्योग ज़्यादा खुलेंगे तो क्या होंगे? बेरोजगारी, यानी कि लोगों को काम मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। गर्मी ज़्यादा होने से तालाबों में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो गर्मी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तालाब में पानी कम हो जाएगा, यानी कि सूखने लगेगा। ज़्यादा मजदूर लगाने से काम समाप्त होने में समय कम लगता है। तो ज़्यादा मजदूर रहेंगे तो किसी भी काम को करने में क्या होगा? कम समय लगेगा। तो इस प्रकार संबंधों में अनुक्रमानुपाती संबंध नहीं कहेंगे, फिर उन्हें क्या कहेंगे? तो अनुक्रमानुपाती संबंध में क्या होता है? जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो राजू मेरी की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, अनुक्रमानुपात में दो परस्पर संबंधित मानों में एक मान के बढ़ने से दूसरा मान बढ़ता है, या एक के कम होने से दूसरा घटता है। परंतु जब एक के घटने से दूसरा बढ़े या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, अर्थात अनुक्रमानुपात उल्टा हो, तो क्या इसे व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं? तो आइए आगे क्या है। राजू ने ठीक सोचा, अनुक्रमानुपाती के विपरीत विचरण को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो अर्थात जब एक राशि का मान बढ़े और एक राशि का मान घटे, तो इस तरीके से विचरण को क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहेंगे। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे विचरण को क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो आइए अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उदाहरण, अनुक्रमानुपाती विचरण। उदाहरण नंबर 1, 5 पेनों का मूल्य 20 रुपये है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसी प्रकार 10, 15, 20, 25 और 30 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो उसके लिए एक सारणी दिया गया है इस तरीके से। तो यदि पेनों की संख्या x तथा संगत मूल्यों को y में व्यक्त करें तो एक एक के विधि से, यानी कि एक नियम पढ़े हैं, उसी विधि से उदाहरण को हल कर निम्न सारणी बना सकते हैं। पेनों के मूल्य को क्या ले रहे हैं? पेनों की संख्या को x और मूल्यों को किससे दर्शा रहे हैं? y से। तो पेन की संख्या कितना दिया था? पहला 5 पेन दिया था, तो उसका मूल्य कितना था? 20 रुपये। और उसी तरीके से 10, 15, 20, 25, 30 का हम लोग को निकालना था मूल्य। तो यहाँ से 5, 20 और उसी तरीके से क्या हो जाएगा? 10 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। और 15 का 60, और 20 का 80, 25 का 100 और 30 का 120 होगा। 5 पेनों का मूल्य कितना है? 20 रुपये है। तो यहाँ 5 से क्या हो रहा है? ये 2 गुना कर दिए, यानी कि डबल कर दिए, तो कितना है? 10। तो इसको भी डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर क्या कर दे रहे हैं? फिर 5 प्लस कर दे रहे हैं तो 15 आ गया। तो यानी कि फिर से इसमें कितना प्लस करेंगे? 20 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 60। उसी तरीके से आगे करते गए हैं। तो जब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? पेनों की संख्या बटे y। तो 5/20 होगा, 10/20
40, 15/60 और यहाँ से 20/80, 25/100, 30/120। तो यहाँ से इसको सरल कर दिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 10 1 जा 10, 10 4 जा 20, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 20 1 जा 20, 20 4 जा 80, 25 1 जा 25, 25 जा 100, 30 1 जा 30, 34 जा 120। तो सभी को सरल किए तो क्या मिला? 1:4 मिला। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि पेनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही उनके संगत मूल्य भी बढ़ रहे थे, किंतु प्रत्येक स्थिति में पेनों की संख्या और उनके संगत मूल्य एक समान है। तो एक समान है, यहाँ देख रहे होंगे कितना, जब पेन का बढ़ रहा था तो उनके संगत मूल्य भी क्या हो रहा था? उसी अनुपात में बढ़ रहा था। और एक समान क्या है? 1/4 रहता है। इस प्रकार पेनों की संख्या में वृद्धि से पेनों का मूल्य में भी अनुपातिक वृद्धि हो रहा है। तो यह क्या है? अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो इसी तरीके से आगे आप लोग क्रियाकलाप 1, 2 पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 36 रुपये है। तो कितना है? 30 kg गेहूं का मूल्य 36 रुपये है। 18 kg 18 kg गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ज्ञात करना है 3 kg गेहूं का मूल्य दिया था कितना? 36। तो हम लोग को कितना ज्ञात करना है? 18 kg का। तो यहाँ एक एक नियम से हम लोग को नहीं ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? अनुक्रमानुपाती विचरण से। तो चूंकि गेहूं की मात्रा बढ़ने से संगत मूल्य भी बढ़ रहा है, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। तो यहाँ पहले 3 kg था, फिर अब क्या हो गया? 18 kg। तो यहाँ गेहूं की मात्रा बढ़ रहा है तो उसका संगत मूल्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यह क्या है? अनुक्रमानुपाती विचरण। तो माना 18 kg गेहूं का मूल्य क्या मान लिए हम लोग? 100 रुपये मान लिए। तो इसका मूल्य ज्ञात करना था। तो कितना मान लिए? 18 kg गेहूं का मूल्य 100 रुपये। तो इसे हम निम्न सारणी के रूप में लिखते हैं। तो सारणी इसका बनाएंगे, पहले गेहूं की मात्रा किलोग्राम में, फिर मूल्य रुपए में। अब यहाँ लिख देंगे 30 kg गेहूं का मूल्य कितना था? 36 रुपये था। तो 18 kg का कितना माने हम लोग? x। तो ये x हो गया। यहाँ 18 और x के बीच वही संबंध होनी चाहिए जो 3 और 36 के बीच है। या तो अनुक्रमानुपाती विचरण लिखेंगे। तो ये क्या होता है? x1 और ये y1। ये पहला x1 x2 और ये y1 ये y2 होता है। तो ऊपर वाले में x1 x2 x3 x4 ऐसा आगे चलते जाएगा और नीचे वाले में y1 y2 y3 आगे चलते जाएगा y4 ऐसा। तो अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है? x1/y1। तो ये x1/y1 फिर y = x2/y2 होता है। तो ये x1/y1 = x2/y2। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है? x1/y1 और = x2/y2। तो ऊपर वाला जो होता है x1 का मान होता है और ये नीचे वाला पूरा पहला वाला x1, दूसरा x2 और तीसरा x3 ऐसा चलते जाएगा। उसी तरीके से नीचे का y1 y2 आगे y3 y4 चलते जाएगा। तो यहाँ x1 का मान कितना है? 3 है। तो 3 रख दिए। और y1 ये y1 था, y1 का मान कितना रख देंगे? y1 का मान 36। तो ये 36 और उसी = और x2 का मान 18, ये 18 रख दिए और यहाँ पर x रख देंगे, y2 का मान x। तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का x के साथ और 36 का 18 के साथ। तो 3 × x = 18 × 36। 3 गुणा कर दिए। हम लोगों को क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो इस 3 को क्या कर दिए? पक्षांतर। तो पक्षांतर कर दिए तो क्या आएगा? यहाँ मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा। तो इसको सरल कर दिए। 3 1 जा 3 और यहाँ से 3 6 जा 18 और 6 का 36 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो x का मान कितना आ गया? 216। तो
एक्स क्या था, 18 kg गेहूं का मूल था। तो 18 kg गेहूं का मूल क्या हो जाएगा, 216 रुपये। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर यानी कि 2 आवर्स में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितने दूरी तय करेगी। तो उसी चाल यानी कि जैसे अभी जो चल रहा है, जैसे 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलते हैं, तो उसी चाल जो अभी चल रहा है उसी चाल में वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि घंटा पहले 2 था, अब क्या हो गया 5। तो यहाँ बढ़ रहा है तो उसका दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यह कौन सा विचरण होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। तो चूंकि समय में वृद्धि के साथ तय की गई दूरी भी अधिक होगी, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। तो मान लिए माना कि 5 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो उसे हम निम्नांकित सारणी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ समय घंटे में है, तय की गई दूरी किलोमीटर में है। तो समय को यहाँ लिख देंगे। पहला समय कितना था, 2 आवर्स 2 घंटे, और दूसरा समय कितना था, 5 आवर्स 5 घंटे। तो ये लिख दिए। और तय की गई दूरी को नीचे लिखेंगे। तो मान लिए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, x दूरी तय करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घंटे में 120 और 5 घंटे में x। तो यह क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो ऊपर ये पहला x1 है, ये x2 है, और ये y1 है, और ये y2 का मान है। तो यहाँ 5 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए जो 2 और 120 के बीच है। तो यह x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2 होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण का फॉर्मूला समझ लो। तो ये याद रखना है आप लोगों को। क्या होता है, x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। तो x1 और y1 का मान रख देंगे। x1 क्या है, 2 है, तो 2 रख दिए। y1 कितना है, 120, तो 120 रख दिए। इज इक्वल, तो इक्वल x2 कितना था, 5 था, और y2 कितना है, x। तो ये रख दिए। अब यहाँ से त्रिया गुणा कर देंगे। तो 2 का x से और 120 का 5 से, तो कर दिए मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल था, तो इक्वल, और 5 मल्टीप्लाई 120, x निकालना है तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ से डिवाइड कर दिए और फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई, तो x का मान कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो x क्या था, 5 घंटे में चलेगी दूरी माने थे। तो अर्थात वह रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अर्थात 5 आवर्स में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी जो एग्जाम्पल है वह पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 7.1। तो आइए देखते हैं 7.1। नीचे दी गई किन सारणियों में x और y अनुक्रमानुपात विचरण करते हैं, स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे को काटाते जाते हैं। तो यदि सभी का मान बराबर आएगा तो वही उसका स्थिरांक होगा, यानी कि सरल करेंगे। जो सबसे सरलतम रूप होता है वही स्थिरांक होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, x का मान दिया गया है 7, 9, 13, 21, 25, 30, 41। उसी तरीके से संगत y का मान क्या है, 21, 27, 39, 63, 75, 90, 123। तो यहाँ हम लोगों को स्थिरांक ज्ञात करना है। तो स्थिरांक जो होता है वो सबसे सरलतम मान होता है। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 जिसमें दिया था हम लोग का x का मान 7, 9, 13, 21, 25, 30, 41, और संगत y का मान क्या था, 21, 27, 39, 63, 75, 90 और 123। तो हम लोग को यहाँ स्थिरांक ज्ञात करना है। स्थिरांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x को y से डिवाइड करते हैं, जो मिलता है वह स्थिरांक होता है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू k माने हैं। तो k क्या है, जहाँ स्थिरांक है। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो पहला क्या है, 7/21। तो 7/21 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो कितना आएगा, 1/3। उसी तरीके से यहाँ निकालेंगे। तो 9/27 का तो कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 1, 9 3 जा 27। तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से
13/39 का निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 1/3 आएगा। फिर आगे 21/63 तो यहाँ भी क्या आएगा 1/33। उसी तरीके से आगे 25/75 का निकालेंगे तो यहाँ भी 1/3 आएगा। और 30/90 तो यहाँ भी 1/3। और आगे है 41/123 तो यहाँ पर भी 41/3 होता है तो 1/3। तो यहाँ स्थिरांक कितना आया है देख रहे होंगे, सभी में 1/3 1/3 1/3 1/3 आया है। तो सबका सरलतम रूप क्या आया है 1/3। तो यही सरलतम रूप क्या है स्थिरांक होता है। और सभी में 1/3 है यानी कि बराबर आया है स्थिरांक। जब भी सबसे सरलतम रूप या स्थिरांक बराबर आए तो वह कौन सा विचरण होता है अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। और जब अलग अलग आए तो क्या होता है व्युत, तो वह अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं होता है। तो स्थिरांक क्या आ गया यहाँ पर 1/3। तो स्थिरांक के इज इक्वल टू 1/3। तो यह क्या है अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो बाकी का भी निकाल लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अनुक्रमानुपाती विचरण रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पूर्ति कर लेंगे। तो उसी तरीके से 3 भी बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो क्या बोल रहा है, एक कार 3 आवर्स में 6 किलोमीटर चलती है तो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी। तो ऐसा एग्जाम्पल अभी हम पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसी तरीके से बनाना है। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आगे है, यदि यानी कि ये जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में रहेगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, यदि x और y परस्पर अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं तो निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। तो ये रिक्त स्थान भर लेंगे आप लोग। तो 7 भी बना के देख लेंगे। तो आगे है 8 नंबर। तो 8 नंबर है, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है। तो यहाँ क्या बोल रहा है 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है तो 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है 15 टिकट का मूल्य कितना है 18 रुपये। तो 72 रुपये में उसी मूल्य यानी कि जिस मूल्य में पहले खरीदा था उसी मूल्य में कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, टिकटों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या बोला है, समान मूल्य के 15 टिकटों का मूल्य, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है तो 72 रुपये में उसी मूल्य के कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो मान लिया हम लोग माना 72 रुपये में उसी मूल्य वाले x टिकट खरीदे तो क्या मान लिए हैं, माना 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने x टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो जो जिसका मूल्य हम लोग को ज्ञात करना रहता है उसको पहले लिखना है, टिकट ज्ञात करना है तो उसको पहले लिखेंगे टिकट अपान मूल्य। तो यहाँ टिकट कितना था 15, तो कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं बोले x टिकट। तो मूल्य कितना था 15 का 18 था और यहाँ पर x का कितना रुपये है 72 रुपये। अब यहाँ से आगे इसको तिरक गुणा कर देंगे। तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है हम लोग का x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। तो ये फॉर्मूला है तो इसी में रख देंगे। अब तो x1 का मान क्या है 15, तो 15 और y1 का मान 18 इज इक्वल टू x2 का मान है x अपान y2 का मान है 72। तिरक गुणा कर देंगे। तो तिरक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 का x से, तो क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15
मल्टीप्लाई 72। तो यहाँ से फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 18। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे 18 1 जो 18 का कितना 4 टाइम्स में तो 72। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई 4 तो x इज इक्वल टू 60। तो अतः क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 72 रुपये में उसी मूल्य के 60 टिकटें खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।